जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, रीट, DSSC के एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेली क्लासेस चलाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में कि इनका सिद्धांत क्या कहता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं। तो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मनोविज्ञान के सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। इसे सक्रिय अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। बात करें बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की मुख्य अवधारणा के बारे में कि कोर कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो आप सभी को बता दें कि स्किनर का मानना यह था कि इंसान या जानवर जो भी क्रिया करते हैं उसके बाद मिलने वाले परिणाम यह तय करता है कि वह क्रिया भविष्य में दोहराई जाएगी या नहीं। यानी कि मानव हो या फिर जानवर हो, वह जो भी क्रिया करता है और वो क्रिया करने के बाद से उसको जो भी परिणाम मिलता है उसके बाद वो जो कि डिसाइड करता है कि हमको ये आगे काम फिर से करना है या फिर नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल से यदि हम समझें कि अगर वो क्रिया करने का परिणाम अच्छा है, जैसे कि पुरस्कार मिला, तो वह व्यवहार आगे बढ़ेगा। अगर उसका परिणाम बुरा निकला, यानी कि उसको यदि सज़ा मिली, तो वह व्यवहार बिल्कुल नहीं करेगा। तो आइए इसको और आगे हम डिटेल से समझते हैं। बात करें स्किनर के प्रयोग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछाता है कि स्किनर का प्रयोग स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था। तो सबसे पहला वहाँ पे आता है चूहा। स्किनर ने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक विशेष बॉक्स बनाया, जिसे क्या कहा जाता है, स्किनर बॉक्स कहता है। आप इस बॉक्स को यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि यह जो कि स्किनर का बॉक्स है। बात करें प्रक्रिया की, उन्होंने एक भूखे चूहे को बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स में एक लीवर था। उसका व्यवहार क्या हुआ कि चूहा इधर उधर घूमने लगा भूख के कारण, और गलती से उसका पैर जो कि लीवर पे पड़ा। तो उसका परिणाम क्या निकला, लीवर दबते ही भोजन की एक गोली जो कि अंदर आ गई। उसको क्या सीख मिली चूहे को, चूहे ने यह समझ लिया कि लीवर दबाने से खाना मिलता है, और धीरे धीरे उसने यह गलती करना बंद कर दिया। मतलब कि इधर उधर घूमना बंद कर दिया, क्योंकि इधर उधर घूमने से उसको कुछ नहीं मिला, और सीधे लीवर दबाकर खाना प्राप्त करने लगा, और लीवर एक बार में दबाने पे उसे खाना मिलने लगा। इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि स्किनर ने जो भी प्रयोग किया कि एक भूखे चूहे को लिए और उन्होंने एक जो कि बॉक्स में रखा, और बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे लीवर रखा गया है, और भूखा चूहा इधर उधर दौड़ता था, लेकिन उसने जब इस पे एक पैर रखा तो उसको खाने के लिए वहाँ पे एक गोली गिर गई, जिसके वजह से उसको समझ आ गया, जिससे उसको यह समझ आ गया कि यहाँ पे एक पैर रखेंगे तो हमारे खाने के लिए एक चीज़ आ जाएगा, बाकी वह इधर उधर घूमना छोड़ दिया। तो यह था उनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसको और डिटेल में हम समझें तो स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया को 2 मुख्य भागों में बांटा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है। तो 2 मुख्य भागों में बांटा है, जिसमें पहले पे आता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या आता है, पुनर्बलन दिया जाता है। अब पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, जो रीइंफोर्समेंट होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला आता है सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और दूसरा आता है नकारात्मक पुनर्बलन, निगेटिव इन्फोर्समेंट। जिसमें पहले की बात करें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, जैसे कुछ अच्छा देना, जैसे बच्चे के अच्छे नंबर आने पर उसे चॉकलेट देना, यह क्या हो जाता है, यह सकारात्मक पुनर्बलन हो जाता है। और निगेटिव की हम बात करें तो दंड देना, मना करना या फिर डांटना आदि आ जाता है। जैसे एग्जाम में बच्चे के कम नंबर आने के बाद से आप उसको यदि दंड देते हैं या फिर किसी चीज़ देने से मना कर देते हैं या फिर डांटते हैं, तो वह जो कि नकारात्मक पुनर्बलन हो जाता है। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, जबकि
प्राणी को जो कि निगेटिव इन्फोर्समेंट दिया जाता है तो प्राणी वह क्रिया को नहीं दोहराता। इसके बारे में ऊपर आपने डिटेल में समझा है। आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और जो कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसके बाद बात करें पुनर्बलन की अनुसूचियों के बारे में, यह कितने प्रकार की होती हैं तो याद रखिएगा 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है सतत पुनर्बलन अनुसूची कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब जब क्रिया होती है तो तुरंत पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, यानी कि बच्चा जब भी सवाल हल कर रहा है उसका तुरंत जो कि तारीफ करना। और दूसरे नंबर पे आता है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, जबकि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों की जो कि तारीफ करना। तो यह 2 अनुसूचियां होती हैं जिनको आप याद रखिएगा। अब बात करें जो कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका शिक्षा में महत्व क्या होता है, कि एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से CDP में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पहला बात करें तत्काल फीडबैक, छात्र के सही उत्तर देने पर तुरंत प्रशंसा करें। जटिल कार्यों को तोड़ना, कठिन पाठ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर कदम पर छात्र को प्रोत्साहित करें। इसके बाद आता है नकारात्मकता से बचाव, यानी कि सजा देने के बजाय अच्छे व्यवहार को रिवार्ड देने पर ध्यान दें। यानी कि नकारात्मकता पर आपको एक टीचर होने के नाते ध्यान नहीं देना है। तो ये रहा साथियों स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।